Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In today's lecture, we will discuss about organizing and graphing the data. So, what we will be discussing is how will we organize the data and how will we represent it in the graphical form. Data recorded in the sequence in which they are collected and before they are processed or ranked are called raw data. अगर कोई डेटा है वो उसी फॉर्म में है जिसमें वो कलेक्ट किया गया है, यानी कि वो इस वक्त ना ऑर्गेनाइज हुआ है ना उसकी कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बल्कि रॉ फॉर्म में है। जिस जिस तरह वो कलेक्ट हुआ है उसी फॉर्म में, तो उस डेटा को हम रॉ डेटा कहते हैं। और पर्टिकुलरली इस वक्त रॉ डेटा कलेक्ट तो हो चुका है लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल वन दिया गया है, एजेस ऑफ 50 स्टूडेंट। तो ये हर स्टूडेंट की, अगर क्लास में 50 स्टूडेंट हैं तो ये एक टेबल है जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्लास में 50 स्टूडेंट्स की एजेस क्या हैं। डेफिनेटली ना इसको अभी हमने ग्राफिकल फॉर्म में पोर्ट्रे किया है कि हमें ये पता चले कि कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट जो है वो 20 to 25 हैं, या रेंजेस नहीं अप्लाई की। ना ही अभी इसको हमने अरेंज किया है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। तो एनी डेटा जो कि प्रोसेस्ड फॉर्म में ना हो बल्कि उस फॉर्म में हो जिस फॉर्म में वो कलेक्ट हुआ है, तो उसको हम रॉ डेटा बोलते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे, जब रॉ डेटा हमारे पास है तो इसके बाद जो हमारा कंसर्न होगा कि डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है और उसको फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करना है ताकि वो इंफॉर्मेशन की फॉर्म में यूजर के पास आ सके। तो इसके अंदर बेसिकली हम कुछ चीजें जो देखेंगे, दैट विल बी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशंस, graphical representation of qualitative data. Table 2, types of employment students intend to engage in. तो ये एक टेबल है जो ये बता रहा है कि अगर क्लास में 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट्स का ये डेटा है, और ये सिंपल एक सर्वे डेटा है कि ये स्टूडेंट से ये पूछा गया है कि वो किस तरह की एम्प्लॉयमेंट इंटेंड करते हैं, किस तरह की नौकरी वो चाहते हैं। तो ये इसकी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्योंकि ये क्वालिटेटिव डेटा था, हम ये नहीं कह सकते कि फेडरल गवर्नमेंट में जॉब करना प्राइवेट फर्म में जॉब करने से बेहतर है या लोकल गवर्नमेंट में जॉब करना फेडरल गवर्नमेंट से बेहतर है। तो इट्स अ क्वालिटेटिव डेटा। अगेन इसकी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली गई है। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम एन इवेंट इज अकर्ड। मतलब यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि 100 में से 16 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एक्चुअली ये कहा कि वो फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट करना चाहते हैं। इसी तरह 44 ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट बिजनेसेस में काम करना चाहते हैं। 23 ऐसे स्टूडेंट हैं जो लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, और 17 ऐसे लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो एक्चुअली अपना बिजनेस करना चाहते हैं। तो क्वालिटेटिव डेटा की अकरेंस की फॉर्म में अगर मैं इसको टेबल में कन्वर्ट कर लूंगा तो इसको मैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह सकता हूं ऑफ द डेटा। A frequency distribution of a qualitative variable lists all categories and the number of elements that belongs to each of the category. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि डेटा को कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा और उसके बाद जो एलिमेंट उससे बिलोंग करता है उसको कैटेगराइज कर देंगे। जैसे लास्ट केस में था कि डेटा को हमने कैटेगरीज में डिवाइड किया कि अगर 100 स्टूडेंट हैं तो हमने कैटेगरीज बनाई, कौन कौन से स्टूडेंट प्राइवेट जॉब करना चाह रहे हैं, कौन से फेडरल गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं, कौन से लोकल या स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में इंटरेस्टेड हैं, और कौन से स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट एक्चुअली अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं। तो हमने उसको डेटा को कैटेगराइज किया, 100 स्टूडेंट का डेटा था, और उसकी जो अकरेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस, ये टाइम्स ऑफ अकरेंस जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसको एलोकेट कर दिया टू द रेलेवेंट कैटेगरी। दिस इज एक्चुअली द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ क्वालिटेटिव डेटा।
इसी तरह अगर क्लास में सिंपल मुझे मेल और फीमेल को डिवाइड करना होता तो मैं दो कैटेगरी बनाता, मेल और फीमेल, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी है, अज्यूमिंगली लेट्स से 60 स्टूडेंट्स मेल हैं, 40 फीमेल हैं, तो उसके आगे मैं 60 और 40 नंबर्स लिख सकता था, एंड दैट वुड हैव बीन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर। एग्जाम्पल वन देख लेते हैं। A sample of 30 persons who consume donuts were asked what variety of donuts was their favorite. The responses from these 30 persons were as follow. एक एग्जाम्पल दी गई है यहाँ पे, 30% का डेटा लिया हुआ है कि वो डोनट्स कंज्यूम करते हैं, डोनट्स मतलब उनको ईट खाने की हैबिट है, और उन्होंने डोनट्स की क्लासिफिकेशन पे कि डोनट किस टाइप का है, उसकी बेसिस पे उनकी पर्सनल चॉइस पे डेटा ले लिया है कि 30 लोगों को सबसे ज्यादा पसंद कौन से टाइप का डोनट है। ये उसकी एक रॉ डेटा है कि पहले ने लेट से कहा मुझे ग्लेज्ड डोनट पसंद है, दूसरे ने कहा फिल्ड पसंद है, थर्ड ने कहा अदर, इसके अलावा एक अदर की कैटेगरी भी होगी, और प्लेन पसंद है, फिर फिफ्थ ने दोबारा कहा ग्लेज्ड है। तो ये एक रॉ डेटा है। ये जो सर्वे का रिस्पॉन्स है रॉ फॉर्म में एग्जाम्पल में गिवन है। इससे पहले ये जो टेबल हमने देखा था ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल था। अब इस रॉ डेटा को हमने फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दीज डेटा। जब हम फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी कैटेगरीज लिख देते हैं। यहाँ पे कितनी कैटेगरीज हैं? ग्लेज्ड, फिल्ड, प्लेन, अदर, फ्रॉस्टेड, और आई थिंक यही कैटेगरीज हैं। 5 कैटेगरीज इस डेटा की नजर आ रहे हैं। तो हमने सबसे पहले कैटेगरीज फॉर्म कर ली, glazed, filled, frosted, plain and others। ये जो स्टैटिस्टिकल तरीका है फ्रीक्वेंसी को काउंट करने का, अल्टीमेटली हमारी जो एनालिसिस होंगी वो नंबर्स की फॉर्म में होंगी, लेकिन स्टैटिस्टिकली जब हम फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं तो इस तरह की फॉर्म में काउंट करते हैं और उसके बाद उसको सम कर लेते हैं। जैसे अगर मैं पहली कैटेगरी है ग्लेज्ड, तो ग्लेज काउंट करूं 1, तो यहां पे मैं एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर दूंगा। इसी तरह सेकंड ग्लेज्ड आ गया, मैं दूसरी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दूंगा जो कि वर्टिकल लाइन होगी। इसी तरह थर्ड ग्लेज्ड आ गया तो मैं यहाँ पे थर्ड लाइन ड्रॉ कर दूंगा, और इसी तरह फोर्थ आ गया है, फोर्थ के लिए मैं फोर्थ यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा। और फिफ्थ को स्टैटिस्टिकली नोट करने का तरीका है कि 4 के बाद अगर ये लाइन क्रॉस कर रही हो तो इसका मतलब कि टैली आपकी 5 होगी। यहां तक मेरी काउंटिंग 1 2 3 4 5 होगी। इसी तरह आगे मैं इसको कैरी करूंगा, दिस इज सिक्स, इस पे मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूंगा, दिस इज सेवंथ एंड दिस इज एट। तो एक एक लाइन इसको नोट करते हुए ड्रॉ कर दूंगा, तो काउंटिंग हो गई है। अब इसकी काउंटिंग अगर मैं करूं तो दिस इज 5 एंड 3 8, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है। स्टैटिस्टिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जब काउंटिंग होती है तो इस तरह 1 2 3 4 एंड 5 इस तरह रिप्रेजेंटेशन होती है, इसको हम टैली बोलते हैं, और टैली की बेसिस पे हम एंड में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कर लेते हैं। और सेम प्रोसीजर उसने हर कैटेगरी में रिपीट किया कि फील्ड इसमें 7 टाइम्स आ रहा होगा, फ्रॉस्टेड 5 टाइम्स आ रहा होगा, प्लेन 3 टाइम्स आ रहा होगा, अदर्स 5 to 7 टाइम्स आ रहा होगा, और ये एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ हो गई है। तो अभी तक आपको ये पता चल गया है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ कैसे होती है। कभी भी आपके पास कोई भी क्वालिटेटिव डेटा होगा, आप उसकी कैटेगरीज में सबसे पहले डिवाइड करेंगे, और उसके बाद आप उसकी टैली की मदद से काउंटिंग कर लेंगे, और उसके बाद जो भी काउंट आएगा वो आप फ्रीक्वेंसी के कॉलम में लिख देंगे। दूसरी जो टर्म अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कैटेगरी। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर मैं इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से यानी सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी से
डिवाइड कर दूं तो जो मेरे पास आंसर आएगा उसको मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कहूंगा। ये जो अभी हमने कैलकुलेट की है ये एब्सोल्यूट फ्रीक्वेंसी है ऑफ एनी क्लास के, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 8 है, 7 है, 5 है। अगर मैं इसको रिलेटिव टर्म्स में मेजर करना चाहता हूं तो मैं जो टोटल फ्रीक्वेंसी का सम है उससे इसको डिवाइड कर दूंगा। यानी कि अगर मुझे ग्लेज्ड कैटेगरी की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए हो तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 8 डिवाइडेड बाय 30। इसी तरह फिल्ड की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो 7 डिवाइडेड बाय 30 होगी, फ्रॉस्टेड की 5 डिवाइडेड बाय 30 होगी। So frequency of that category divided by sum of all the frequencies is actually equal to the relative frequency of a particular category. अगर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को डेसिमल की बजाय आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वंस यू हैव कैलकुलेटेड द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको आप 100% से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर डेसिमल्स की बजाय परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसी जो एग्जाम्पल में ये जो हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म की थी, कंस्ट्रक्ट की थी, इसकी अब मैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना चाहता हूं तो वो कैसे होगी। सबसे पहले रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी डिवाइडेड बाय द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज था वो 30 था और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर ग्लेज्ड की बात करें तो 8 थी। तो 8 डिवाइडेड बाय 30 0.267। इसी तरह हम सेकंड कैटेगरी पे आए तो फील्ड की जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी थी दैट वाज 7 और इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी 30 थी तो इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 2.7 डिवाइडेड बाय 30 दैट इज इक्वल टू 0.33 हो गई। और इसी तरह हर क्लास की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की गई है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद हमने ये कहा कि अगर हमने डेसिमल्स को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मल्टीप्लाई द relative frequency of a particular category by 100%. So what we have done the same, 0.267 को हमने मल्टीप्लाई किया 100 से, यानी कि हर कैटेगरी की जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया गया और जो भी आंसर आया वो आपकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी या परसेंटेज में आ गई और इसको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो अभी तक हमने लेक्चर में जो चीजें देखी, वन कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, दूसरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे कैलकुलेट होती हैं, और उसके बाद हमने ये देखा कि परसेंटेज में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है। अब हमने यहां तक रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देख ली। अब हम आगे इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। अगर आप ये देखें, आपको एक डेटा दिया, एक कह लें कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है, विल टुडेज चिल्ड्रन बी बेटर ऑफ देन देयर पेरेंट्स। तो एक सर्वे किया गया और आपको यह बताया गया है कि सर्वे यह था कि आज के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से क्या बेहतर होंगे। तो 14% ने कहा यस यानी बेटर ऑफ, 65% ने कहा नहीं बेटर ऑफ नहीं होंगे, और 21% श्योर नहीं थे। तो अगर आप इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखें जिसको हम बार चार्ट्स बोलते हैं, तो ये बार चार्ट एक्चुअली परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन से ही कंस्ट्रक्ट हुआ है। कि क्या हुआ होगा कि सर्वे का एक रॉ डेटा होगा, फिर उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया गया होगा, फिर उसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली होगी और उसकी परसेंटेज फ्रीक्वेंसी निकाली होगी। तो ये जो बार चार्ट है एक्चुअली उस परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे ही कंस्ट्रक्ट हुआ है कि बेटर ऑफ कैटेगरी की जो परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन थी वो थी, फ्रीक्वेंसी जो थी 14% थी। नॉट बेटर ऑफ की जो परसेंटेज थी वो 65% थी,
और नॉट श्योर की जो परसेंटेज थी वो 21% थी। तो अगर आपने कहीं प्रेजेंटेशंस में बार चार्ट देखे हैं तो स्टैटिस्टिकली अगर प्रोसीजर फॉलो करें तो बार चार्ट प्रिपेयर होते हैं थ्रू अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले रॉ डेटा को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया जाता है और उससे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज कैलकुलेट की जाती हैं, और उसको अगर हम ग्राफिकली कह लें कि स्ट्रेट बार्स में अगर रिप्रेजेंट कर दें, और इसके अंदर लेंथ ऑफ द बार इज एक्चुअली द परसेंटेज ऑफ इट। तो जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी उसकी बार की लेंथ भी ज्यादा होगी। तो इस तरह से बार चार्ट एक्चुअली कन्वर्ट किया जाता है प्रैक्टिकली। तो मैथमेट एक्सेल पे या किसी भी स्प्रेडशीट या सॉफ्टवेयर पे फॉर्मूला लगा के भी ये बार चार्ट्स कमांड दे के भी कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं। लेकिन इसके पीछे जो फेनोमेना है वो यही है कि आप सबसे पहले परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशंस बनाएंगे और उसके बाद आप बार चार्ट प्रिपेयर करेंगे। पहली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो थी वो बार चार्ट थी। इसको डिफाइन अगर हम कर लें, a graph made of bars whose height represent the frequencies of particular category is called bar chart। ये जो बार चार्ट था ये परसेंटेज की फॉर्म में बना हुआ था। अभी आपकी रिक्वायरमेंट की बेस पे बार चार्ट जो है वो फ्रीक्वेंसीज की सिंपल डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी को यूज करके भी बनाया जा सकता है। तो अगर इस डेटा का जो हमने पहले कैलकुलेट किया था इसका बार चार्ट हम फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे बनाए, तो सिंपली क्या करना है कि हमने जितनी कैटेगरी हैं उसको यहाँ पे मेंशन करना है और उसकी फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे उसका एक बार बना देना है। जिस तरह यहाँ पे परसेंटेज की बेसिस पे बना हुआ था और हमारे डेटा में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बेस पे बनाना है, तो बार चार्ट में सिंपल क्या होगा कि हर कैटेगरी का एक बार बन जाएगा और जिस कैटेगरी की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके बार की लेंथ भी ज्यादा होगा और आपके एक्सिस वैसे ही प्लॉट होंगे। ऑफ कोर्स क्योंकि ये क्वालिटेटिव डेटा है तो इसके अंदर जो एक्स एक्सिस है वो क्वालिटेटिव है, इसके अंदर न्यूमेरिकल फिगर देने की कोई जरूरत नहीं है, ना हो पॉसिबिलिटी है। वाई एक्सिस पे जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करेगी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी। तो पहली टाइप जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की देखी दैट वाज बार चार्ट। बार चार्ट वो चार्ट है जिसमें बार्स की फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है। नॉर्मली क्वालिटेटिव डेटा होता है और बार की जो हाइट या लेंथ है वो रिप्रेजेंट करती है द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी। सेकंड जो हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे वो हम देखेंगे पाई चार्ट। A circle divided into portions that represent the relative frequencies or percentage of a population or a sample belonging to different categories is called a pie chart। अगर एक सर्कल ड्रॉ करके मैं उसको डिफरेंट कलर्स में शेड कर दूं और हर उस सर्कल में जो फ्रीक्वेंसी है उसकी बेसिस पे वो शेडेड एरिया आएगा, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका शेडेड एरिया भी ज्यादा होगा, और इस तरह से अगर रिप्रेजेंट किया जाए इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल तो उसको हम पाई चार्ट कहते हैं। जैसे ये आपको एक एग्जांपल दी गई है पाई चार्ट की। एम्प्लॉइज ओवरऑल फाइनेंशियल स्ट्रेस लेवल। तो जिन लोगों ने कहा कि हाँ स्ट्रेस सम होता है, तो 65% लोगों ने कहा होगा कि थोड़ा सा स्ट्रेस होता है। 14% ने कहा होगा कि नहीं कोई स्ट्रेस नहीं होता, फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं होता। 16% ने कहा होगा कि हाई स्ट्रेस होता होगा, और ओवरवेलमिंग जो है वो 5% है। तो अगर तो मैं रिप्रेजेंटेशन एक सर्कल की फॉर्म में करूं जिसमें आप कलर्स असाइन कर सकते हैं और कैटेगरीज को कलर्स की बेसिस पे डिफरेंशिएट कर लें, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका एरिया भी ज्यादा होगा, तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को पाई चार्ट बोलते हैं। प्रैक्टिकली आपने इस तरह की रिप्रेजेंटेशन काफी सारी देखी होगी। अगर बहुत प्रैक्टिकली एग्जांपल दूं तो जब आप क्रिकेट देखते हैं तो बैट्समैन की जब स्कोरिंग की बात करते हैं तो वहां पे अक्सर पाई चार्ट शो किया गया होता है कि स्ट्रेट पे कितने रन्स बनाए, कवर्स पे कितने रन बनाए हैं।
इसी तरह लेग साइड पे कितना एरिया है, तो वो अक्सर पाए चार्ट की बेसिस पे रिप्रेजेंट किया गया होता है। पाए चार्ट बनाने का तरीका क्या है कि आपको एरिया कैसे पता चलेगा। इस पूरे सर्कल का जो एरिया होता है मैथमेटिकली वो 360 डिग्री होता है। तो हर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को आप 360 से मल्टीप्लाई कर दें, जरी बात है टोटल उसका 360 होगा। तो ये जो एरिया एक्चुअली डिग्रीज हैं ये उस एरिया से बिलोंग करेंगी, यानी कि 83 डिग्री जो पिछले आप एंगल से देखें तो 83 डिग्री जो है वो एरिया फील्ड का है। और ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 360 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि पूरे सर्कल का जो एरिया होता है वो 360 होता है। तो जाहिर बात है कि जिसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका एरिया भी ज्यादा होगा। आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि एक का अगर 0 होता और एक की वैल्यू 1 होती तो जाहिर बात है कि पूरा का पूरा सर्कल उस कलर में शेडेड होता है जिसमें 360 डिग्री का एंगल आ रहा है। सो सेकंड रिप्रेजेंटेशन दैट वी सॉ इज पाई चार्ट। पहली बार्स की फॉर्म में क्वालिटेटिव डेटा को रिप्रेजेंट किया गया था जिसमें फ्रीक्वेंसी भी यूज हो सकती है और परसेंटेज भी यूज हो सकती है। हमने फ्रीक्वेंसी यूज की थी अपनी एग्जाम्पल में। दूसरा हमने रिप्रेजेंटेशन देखी पाई चार्ट की फॉर्म में, यानी कि अगर सर्कल में एरिया को रिप्रेजेंट किया जाए जो कि किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो उसको हम पाई चार्ट बोलते हैं। अभी जो हमने नॉर्मली देखी जितनी रिप्रेजेंटेशन जो कि पाई चार्ट थी और बार चार्ट थी वो क्वालिटेटिव डेटा से परटेन कर रही थी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डेटा शेड हुआ है क्वालिटेटिव है, ग्लेज्ड, फिल्ड, फ्रॉस्टेड, प्लेन। ये कोई डेटा क्वांटिटेटिव नेचर का नहीं है बल्कि क्वालिटी के नेचर का है, कि हो सकता है किसी को फिल्ड पसंद हो, किसी को ग्लेज्ड पसंद हो, किसी को फ्रॉस्टेड पसंद हो। इसी तरह ये मेल और फीमेल की जो अगर आप पोर्शन को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगेन वो भी एक क्वालिटेटिव डेटा है, बाय चार्ट से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह पाई चार्ट भी हमने क्वालिटेटिव केस में यूज किया था। अब हम मूव करते हैं टू क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा में हम देखेंगे कि क्वांटिटेटिव डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कंस्ट्रक्ट होती है, उसके बाद टेबल्स बनाएंगे, इसी तरह रिलेटिव एंड परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन होगी और फिर उसको ग्रुप में क्लासिफाई करेंगे। इसमें से 3 स्टेप अब ऑलरेडी देख चुके हैं, यानी कि क्वालिटेटिव डेटा हो या क्वालिटेटिव डेटा हो, इसका तरीकेकार तकरीबन सेम ही होता है। और उसके बाद हम ग्रुप क्लासिफिकेशन देखेंगे कि ग्रुप कैसे फॉर्म करते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा की बेस में हम ग्रुप बना सकते हैं। अगर एग्जांपल दूं तो इस तरह है कि अगर मैं एक ग्रुप बनाना चाहता हूं कि कितने स्टूडेंट हैं जिनके 0 से 50 के दरमियान मार्क्स आए हैं, कितने स्टूडेंट हैं जिनकी 50 से 70 के दरमियान मार्क्स हैं, 70 से 90 के दरमियान मार्क्स हैं और 90 से 100 के दरमियान मार्क्स हैं। तो इसका मतलब ये क्वांटिटेटिव डेटा है, इसको ग्रुप में बनाया जा सकता है। जो पिछली कैटेगरीज हमने देखी क्वालिटेटिव की बेसिस पे, उसमें 2 कैटेगरीज को मिलाया नहीं जा सकता। मैं ये नहीं कह सकता ग्लेज से लेके फ्रॉस्टेड तक कितने लोग हैं, तो इसके दरमियान का कोई इंटरवल नहीं एग्जिस्ट करता। ये एक टेबल दिया गया है, वीकली अर्निंग्स ऑफ 100 एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी। अब यहाँ पे क्वांटिटेटिव डेटा है क्योंकि अर्निंग क्वांटिटी में होती है। तो जिन एम्प्लॉयज की अर्निंग वीकली 801 टू $1000 थी उनकी फ्रीक्वेंसी 9 है। जिनकी 1001 टू $1200 जो कमाते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी वो 22 लोग हैं, यानी कि और 1201 से लेके 1400 तक जो लोग हैं वो 39 है, एंड सो ऑन। हमेशा फ्रीक्वेंसीज को अगर आप प्लस कर लेंगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली द टोटल नंबर ऑफ सर्वेड इंडिविजुअल। तो आप इनको प्लस करेंगे तो आंसर 100 ही आएगा क्योंकि 100 लोगों का ही डेटा है। अब इस डेटा में कुछ टर्म्स नोट कर लेते हैं जो कि पिछली जो हमने क्वालिटेटिव डेटा देखा उससे भी हमने डिराइव की, लेकिन कुछ नई चीजें हैं। ये जो रेंज है यानी कि ग्रुप बनाया गया है 801 टू 1000, इसको हम ग्रुप भी बोलते हैं।
ठीक है। और इसको एक्चुअली हम क्लास बोल देते हैं क्वांटिटेटिव डेटा की फॉर्म में। दिस इज अ क्लास। 801 से लेके 1000 तक एक क्लास है। 1001 से लेके 1200 तक सेकंड क्लास है। उसके बाद 1201 से लेके 1400 तक थर्ड क्लास है, और इस तरह एंड सो ऑन। इस डेटा में 6 क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं। हर क्लास की जो स्टार्टिंग फिगर है उसको हम लोअर लिमिट बोलते हैं ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। यानी इस क्लास की लोअर लिमिट 1801 है, और इस क्लास की अपर, और जो मैक्सिमम जो होती है यहाँ पे जो कि 2000 है, उसको हम अपर लिमिट ऑफ अ क्लास बोलते हैं। तो सिक्स क्लास की 1 2 3 4 5 6, दिस इज द सिक्स क्लास। सिक्स क्लास की जो लोअर लिमिट है वो 1801 है, और सिक्स क्लास की जो अपर लिमिट है वो 2000 है। अब हमें ये पता लग गया है, जब हम डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा को ग्रुप करेंगे तो हर ग्रुप को बेसिकली हम क्लास बोलते हैं। क्लास का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास बोलते हैं। जो मैक्सिमम पॉइंट होता है उसको हम अपर लिमिट ऑफ अ क्लास बोलते हैं। और इसकी बेसिस पे उसी तरह टैली भी बना सकते हैं आप। उसकी बेसिस पे अगर आप फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई कर दें तो दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास। क्वालिटेटिव डेटा के केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर कैटेगरी थी। इस केस में फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास है, क्योंकि अब कैटेगरी नहीं है बल्कि क्वांटिटेटिव डेटा में क्लासेस हैं। A frequency distribution of a quantitative data lists all the classes and the number of values that belong to each class. Data represented in the form of frequency distribution are called group data. यानी कि अगर ग्रुप बना के उसकी फ्रीक्वेंसी दी गई हो, जैसे कि ये टेबल शो कर रहा है, तो इस तरह के डेटा को हम ग्रुप्ड डेटा कहते हैं। जो क्वालिटेटिव डेटा था उसके अंदर कोई ग्रुप्स नहीं थे, यानी कि क्लासेस नहीं थी, तो उसको हम अक्सर अनग्रुप्ड डेटा बोलते हैं। दिस इज एक्चुअली द ग्रुप्ड डेटा। अब ग्रुप डेटा से रिलेटेड कुछ और टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम देख लेते हैं। द क्लास बाउंड्री इज गिवन बाय द मिड पॉइंट ऑफ द upper limit of one class and the lower limit of the next class. क्लास बाउंड्री क्या है? किसी भी क्लास की जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट क्लास की जो लोअर लिमिट है उसका जो मिड पॉइंट है उसको क्लास बाउंड्री बोलते हैं। यहां पे अगर मैं कहूं तो एक क्लास की जो पिछली क्लास की अपर लिमिट है 1000 और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है 1001, तो इन दोनों का अगर मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट क्या होता है 1000 प्लस 1001 डिवाइडेड बाय 2, दरमियान में वही आता है, तो 1000.5 ये किसी भी क्लास की क्लास बाउंड्री होगी। अगर लिमिट देखी जाए तो अपर लिमिट ये है, लेकिन अगर इन दोनों के दरमियान का पॉइंट निकाल लिया जाए तो उसको हम क्लास बाउंड्री बोलते हैं। किसी भी क्लास की जो विड्थ होती है वो उसकी अपर बाउंड्री माइनस लोअर बाउंड्री होती है। यानी कि इस केस में अगर बाउंड्री 1000.5 निकलती है और इस केस में 800.5 इसकी लोअर बाउंड्री थी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है यानी कि 1000.5 माइनस 800.5 जो कि 20 है, सॉरी 200 है, तो 200 उसकी विड्थ है। क्लास की जो अपर बाउंड्री में से लोअर बाउंड्री को माइनस कर दें तो उस क्लास की विड्थ मेजर की जा सकती है। अब मिड पॉइंट ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास क्या होता है? उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सम करके 2 से डिवाइड कर दें। यहाँ पे गौर कीजिएगा, लिमिट की बात हो रही है, बाउंड्री की बात नहीं हो रही। तो 2 से अगर डिवाइड कर दें तो उसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं। यानी कि इस क्लास का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा? 1000 प्लस 801, यानी कि अपर लिमिट
प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, जो हमें फॉर्मूला ने बताया, इसको हम मिड पॉइंट ऑफ अ क्लास बोलते हैं। अब अगर डेटा हमारा अनग्रुप फॉर्म में है, फिलहाल अभी हमने ग्रुप नहीं किया उसको, तो किसी भी क्लास की विड्थ क्या होनी चाहिए, ये ग्रुप करने से पहले हम कैसे फाइंड करेंगे? उस डेटा की जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे, और जितनी भी क्लासेस आप क्रिएट करना चाहते हैं या क्वेश्चन में दी गई है, तो उससे डिवाइड कर देंगे, तो आपको ये पता लग जाएगा कि जितनी क्लासेस बनानी है उसकी अप्रोक्सीमेटली विड्थ रखनी कितनी है। क्योंकि ये एक रिसर्चर की कह लें कि एक्सपर्टीज या उसकी एक्सपीरियंस पे बेस कर रहा है कि कितनी क्लासेस बनानी है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। यहाँ पे 200 के डिफरेंस से अगर क्लास बनाई गई है, तो हो सकता है रिसर्चर की रिक्वायरमेंट ये हो कि 400 का इंटरवल होना चाहिए, यानी कि विड्थ होनी चाहिए क्लास की। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 6 ही क्लास बनानी है, ये डिपेंडिंग ऑन द डेटा 4 क्लासेस भी बन सकती हैं, 8 भी बन सकती हैं, 12 भी बन सकती हैं। हो सकता है कि विड्थ जो रिक्वायर्ड हो वो 100 हो, डेटा पे डिपेंड करता है। तो रिसर्चर अगर जितनी भी क्लासेस बनाना चाहता है, वो कैसे विड्थ डिटरमिन करेगा? जो भी उसके पास डेटा पे हाईएस्ट वैल्यू आ रही है और उसकी डेटा की स्मॉलेस्ट वैल्यू है, उनका डिफरेंस लेगा और जितनी क्लासेस वो बनाना चाह रहा है उसकी एक अप्रोक्सीमेट फिगर निकाल लेगा और उसको राउंड ऑफ करके क्लासेस बना दी जाएंगी। अब अगर पिछला जो टेबल था उसी को फॉलो करें, तो क्लास लिमिट क्या थी जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी? 800 टू 1000। और इसके बाद हमने ये देखा था कि क्लास बाउंड्री क्या होती है। जो अपर लिमिट ऑफ वन क्लास और लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास के दरमियान का मिड पॉइंट है। तो अगर क्लास बाउंड्री हमने कैसे निकालनी होगी? 1000 और 1001 के दरमियान का मिड पॉइंट इज 1000.5, यानी कि अपर लिमिट और नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड कर दें। इसी तरह हर पॉइंट में जो भी लास्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री होगी वो हमेशा नेक्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री वही होगी। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट हमने मेजर किया वो इस क्लास की क्लास बाउंड्री अपर हो जाएगी और नेक्स्ट की वो लोअर क्लास बाउंड्री होगी। लिमिट्स को बाउंड्री में कन्वर्ट करने का मकसद ये है कि इसके दरमियान कोई डेटा मिस ना हो जाए। यानी किसी डेटा की अगर वैल्यू 1000 और 1001 के दरमियान आ रही है, तो लिमिट के अंदर तो हो सकता है वो डेटा स्किप हो जाए, लेकिन बाउंड्रीज के अंदर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पिछली क्लास जो प्रीवियस क्लास है वो जिस पॉइंट पे खत्म हो रही है वहीं से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रही है, तो डेटा के स्किप होने का कोई चांस नहीं है। और इसी तरह हमें ये पता लग गया कि 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमने अपर लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट क्लास भी एडजस्ट कर दी। अब यहाँ पे जितनी हमने टर्मिनोलॉजीज देखी वो यहाँ पे अप्लाई हो रही हैं कि हमने क्लास बाउंड्री बनाना सीख लिया कि क्लास बाउंड्री क्या होती है। जो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है और प्रीवियस क्लास की जो अपर लिमिट है उनका मिड पॉइंट है, और जहाँ पे प्रीवियस क्लास बाउंड्री एंड होगी वहीं से नई क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री स्टार्ट होगी, और फिर अल्टीमेटली वही प्रोसीजर है, इसकी जो अपर लिमिट है और नेक्स्ट की लोअर लिमिट है उसका मिड पॉइंट है, और फिर वहीं से दूसरी क्लास बाउंड्री स्टार्ट होगी। दिस इज हाउ वी क्रिएट क्लास बाउंड्रीज। विड्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं? कि जो भी अपर क्लास बाउंड्री होगी उसमें से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर देंगे तो उसको क्लास की विड्थ बोलते हैं। हर केस में ये इक्वल ही क्लास विड्थ रखी गई है, इसलिए 200 आंसर आ रहा है। प्रैक्टिकली अगर इसको इंडिविजुअली कैलकुलेट करना हो तो 1000.5 माइनस 800.5 इज द क्लास विड्थ ऑफ फर्स्ट क्लास। इसी तरह 1200.5 माइनस 1000.5 इज द क्लास विड्थ ऑफ सेकेंड क्लास। एक हमने और डेफिनेशन देखी थी मिड पॉइंट की। मिड पॉइंट की डेफिनेशन क्या थी? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो हर क्लास की जो लोअर लिमिट है 801 और जो इसकी अपर लिमिट है इनको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो उस क्लास की का क्लास मिड पॉइंट भी कैलकुलेट हो जाएगा।
So this is actually how we apply the procedures in the group data. कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको याद करनी पड़ेंगी कि क्लास लिमिट क्या होती है, क्लास बाउंड्री क्या होती है, क्लास की विड्थ किसे बोलते हैं और क्लास का मिड पॉइंट किसे बोलते हैं। ये सारा कैलकुलेट करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो मिड पॉइंट है ना, एक्चुअली दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। इस क्लास का जो मिड पॉइंट है ना, इसको हम यूज करेंगे जब हम नेक्स्ट क्लासेस में सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस करेंगे। तो जहां पे आपने पिछली क्लास में फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय एफ एक्स हमने कैलकुलेट किया था, तो जो एक्स होगा हमारा वेरिएबल, वो एक्चुअली ये मिड पॉइंट ऑफ द क्लास को हम एक्स वेरिएबल कंसिडर करेंगे। तो ये प्रोसीजर आई थिंक क्लियर है। ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रैक्टिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस to achieve the perfection in it, but still this is the procedure कि आपने डेटा को पहले ग्रुप्स में डिवाइड करना है, फिर उन ग्रुप्स को बाउंड्रीज में, जिसको हम क्लास लिमिट बोलते हैं, क्लासेस में डिवाइड करना है। उस क्लास की लिमिट्स को बाउंड्री में कैसे कन्वर्ट करना है, जहां पे पिछली क्लास खत्म हो रही है और नेक्स्ट शुरू हो रही है, उसका एवरेज ले लेना है और अल्टीमेटली अगली क्लास उसी से शुरू होगी। उसके बाद इसका विड्थ कैसे कैलकुलेट होगी, अपर क्लास बाउंड्री में से लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर देंगे हर क्लास के, तो उसकी पर्टिकुलर क्लास की विड्थ कैलकुलेट होगी। और मिड पॉइंट में हम लिमिट्स यूज करेंगे कि लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2 इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास। तो अभी तक हमने यही बात की। एक और बात है जो हम एग्जाम्पल में देखेंगे, यहाँ पे यह बताया गया था कि नंबर ऑफ क्लासेस रिसर्चर की अपनी एक्सपर्टीज पे डिपेंड करता है, और अगर क्वेश्चंस में बात करें एग्जाम के पर्पस पे, तो क्वेश्चन बताया गया होगा, नहीं बताया गया होगा, तो हर स्टूडेंट की अपनी जो एजम्पशन है वो फॉलो कर सकता है। तो अगर डेटा अनग्रुप फॉर्म में है, तो उसकी जो हाईएस्ट वैल्यू है यानी लार्जेस्ट वैल्यू है और उसकी लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस लेंगे और जितने ग्रुप क्रिएट करने हैं, इस केस में 6 क्रिएट हुए हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे। हमें अप्रोक्सीमेटली क्लास की विड्थ का अंदाजा हो जाएगा कि जब हमने ग्रुपिंग करनी है तो कितना इंटरवल रखना है। तो ये तरीका है जिसकी बेसिस पे विड्थ को बनाया जाता है। अब ये अनग्रुप्ड एक डेटा दिया हुआ है, इसकी बेसिस पे ये सारा प्रोसीजर अभी हम अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल 2 हम देखते हैं। द फॉलोइंग डेटा गिव the total number of iPods sold by a mail order company on each of 30 days. Construct a frequency distribution table. ये एक डेटा है और इस केस में आप देख सकते हैं कि कैटेगरीज जो है वो कोई क्वालिटेटिव नहीं है बल्कि क्वांटिटेटिव है। अब ये बताया ये गया है कि कितने आईपॉड्स हर दिन सेल किए गए हैं मेल ऑर्डर के थ्रू। तो फर्स्ट डे 8 थे, सेकेंड डे 25 थे, एंड सो ऑन डेटा दिया हुआ है। और ये कोई अरेंज नहीं है, ग्राफिकल फॉर्म में नहीं है। सो दिस इज अ रॉ डेटा। अब हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि आप ये डिसाइड करेंगे कि इसको ग्रुप कितनी कैटेगरीज में करना है और उसकी बेसिस पे हम क्लास विड्थ को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि हमारे जो क्लासेस हैं, जितने हमने क्लासेस बनानी है वो 5 क्लासेस बनानी है। क्वेश्चन में दिया गया था, तो इस केस में हम 5 क्लासेस बना रहे हैं। अगर आप इससे ज्यादा ये कम बनाना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर उसकी बेसिस पे अप्लाई कर देते हैं। तो क्लासेस के दरमियान बनाने के लिए एक्चुअली क्लास विड्थ कितनी रखनी होगी, उसका प्रोसीजर क्या था कि इसमें से जो हाईएस्ट वैल्यू है इस डेटा में जो हाईएस्ट वैल्यू है 29 मुझे नजर आ रही है, और लोएस्ट वैल्यू जो है वो 5 है। तो हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को माइनस करेंगे और जितनी क्लासेस मैं फॉर्म करना चाहता हूँ, मेरी एजम्पशन है मैं 5 क्लासेस बनाना चाहता हूँ इस डेटा में, तो उसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो मुझे अप्रोक्सीमेटली क्लास विड्थ को मैंने मैयर कर लिया। अब हर क्लास के दरमियान जो विड्थ हम रखेंगे वो 5 की रखेंगे। 5 की मतलब 4.8 आया, तो हम इसको अप्रोक्सीमेशन में लेके जाएंगे तो 5 आंसर आ गया। अब हम आराम से विड्थ रख सकते हैं और हमारा डेटा स्टार्ट लोएस्ट वैल्यू से हो रहा है यानी 5 से। तो 5, 6, 7, 8, 9, अभी हम लिमिट्स असाइन कर रहे हैं। इसको जब हम बाउंड्रीज में कन्वर्ट करेंगे तो इसके दरमियान का इंटरवल भी खत्म हो जाएगा। तो 5 की विड्थ रख के अगर लिमिट्स हम असाइन करें तो पहली क्लास हम बना देंगे 5, 6, 7, 8, 9। दूसरी क्लास हम बना देंगे 10, 11, 12, 13, 14 यानी 10 to 14 एंड सो ऑन।
जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है 29 तक, जब तक वो किसी क्लास में फॉल नहीं करती आपकी क्लास 5th क्लास बन जाएगी। यहाँ पे हमने पहले ही डिसाइड कर लिया था 5 क्लास बनेगी। सो इस डेटा के अंदर हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू की बेसिस पे मैंने ये डिटरमिन किया कि क्लास की विड्थ क्या होनी चाहिए, और मेरी एजम्पशन ये थी कि 5 क्लासेस बनानी है। उस एजम्पशन की बेसिस पे मैंने 5 क्लासेस को फॉर्म कर दिया। इसके आगे का प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल है, जो हमने अनग्रुप डेटा में किया था उसी तरह फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लेंगे कि 5 से 9 के दरमियान कितनी वैल्यूज डेटा में फॉल कर रही हैं। सो 1 2 3 वैल्यूज मुझे नजर आ रही हैं, तो 3 यहाँ पे टैली बना के और फ्रीक्वेंसी नोट कर ली। इसी तरह 10 to 14 के दरमियान कितनी फॉल कर रही हैं, 1 2 3 4 5 6। सो आंसर इज 6। इसी तरह आप डेटा को ग्रुप के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे। तो बेसिकली जो ग्रुप डेटा का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो यहीं तक था। इसके आगे हम वो चीजें फाइंड आउट करते हैं जो अब मजीद हमने करनी थी। अगर हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी हो तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वही है जो हमने क्वालिटेटिव डेटा में पढ़ा था कि रेलेवेंट फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देंगे और परसेंटेज में लेके आना हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी एग्जांपल को अगर हम इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज निकालनी हो तो वो भी हम निकाल सकते हैं। ये इसकी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है और ये परसेंटेज है, और यहाँ पे एक और चीज कंस्ट्रक्ट हुई हुई है, क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज के बारे में हमने कहा था कि जहाँ पे क्लास लिमिट एंड होगी एक क्लास की और नेक्स्ट क्लास की लोअर जो लिमिट है, इनके दरमियान का जो मिड पॉइंट होगा, यानी 9 और 10 के दरमियान का जो मिड पॉइंट है दैट इज 9.5। तो हमने इसी क्लास लिमिट वाले डेटा को, इसको क्लास लिमिट्स बोलते थे हम, और इसको बाउंड्रीज में कन्वर्ट कर लिया ताकि कोई भी डेटा इसके दरमियान में से स्किप ना हो और फॉल करे इसके लिए। तो अगर तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने हर क्लास की निकाल ली तो डेसिमल में आ गई, यानी कि 3/30, 6/30, और फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्चुअली इट्स 0.1, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर परसेंटेज में आ गया 10%, 20% एंड एक्सेट्रा। ये क्योंकि राउंड ऑफ हुआ हुआ है इसलिए 0.1 आ रहा है। अगर ये राउंड ऑफ ना हुआ तो कभी भी कम्युलेटिव परसेंटेज 100 से एक्सीड नहीं कर सकती। इसी तरह जो सम है ये भी एक्सीड नहीं कर सकता, क्योंकि ये राउंड ऑफ करके कैलकुलेटर से सम किया गया होगा इसलिए 1 से ज्यादा आ रहा है। अदरवाइज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम कभी 1 से ज्यादा नहीं आएगा और परसेंटेज का सम कभी 100 से ज्यादा नहीं आएगा। अब यहां तक आपको ये पता लग गया है कि क्वांटिटेटिव डेटा को ग्रुप कैसे करते हैं, कि सबसे पहले लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू के डिफरेंस लेके उसको नंबर ऑफ क्लासेस से डिवाइड करते हैं, फिर क्लास लिमिट्स की बेसिस पे क्लासेस बनाते हैं, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट करके उसकी फ्रीक्वेंसी एलोकेट कर देते हैं, और क्लास बाउंड्रीज भी बना सकते हैं इससे। आप किस तरह, जो मैक्सिमम जो अपर लिमिट और नेक्स्ट की लोअर लिमिट है उसका मिड पॉइंट निकाल के उसको कन्वर्ट कर दें, और नेक्स्ट का जो लोअर लिमिट होगी वो हमेशा पिछली क्लास की अपर क्लास बाउंड्री होगी एक्चुअली। और उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना भी सीखा हुआ है, परसेंटेज भी सीखा हुआ है। अगर इसके दरमियान और कुछ कैलकुलेट करना हो, क्लास विड्थ कैलकुलेट करनी हो, तो अपर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री का जो डिफरेंस होता है उसको हम क्लास विड्थ बोलते हैं, यानी हर क्लास की जो विड्थ है वो 5 है। अगर मिड पॉइंट कैलकुलेट करना हो तो अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को प्लस करके 2 से डिवाइड करें। यहाँ पे मिड पॉइंट अगर कैलकुलेट करना होता तो 9 + 4 5 is 14 divided by 2, so the midpoint of first class was 7। इसी तरह सेकंड क्लास का जो मिड पॉइंट है 10 + 14 is 24 divided by 2 is 12। मिड पॉइंट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे वो हम देखेंगे हिस्टोग्राम। A histogram is a graph in which classes are marked on the horizontal axis
and the frequencies, relative frequencies or percentages are marked on vertical axis. The frequencies, relative frequencies or percentages are represented by the height of the bars. In the histogram, the bar are drawn adjacent to each other. जो हमने बार चार्ट देखा था, बार चार्ट में क्वालिटेटिव कैटेगरी थी और उनकी फ्रीक्वेंसी उनके हाइट से रिप्रेजेंट हो रही थी, जिसकी हाइट ज्यादा थी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी। क्वांटिटेटिव डेटा में जो बार्स के दरमियान अगर स्पेस निकाल दें, यानी उसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल पे मैं विड्थ रख दूं, जैसे ये डेटा है कि 5 और 9 की जो दरमियान ग्रुप है उसकी हाइट उसकी फ्रीक्वेंसी ही रिप्रेजेंट कर रही है। इसकी इस ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 3 थी, तो हाइट इसकी फ्रीक्वेंसी ही रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड जो क्लास थी उसकी फ्रीक्वेंसी 6 थी, तो उसकी हाइट जो है उसकी फ्रीक्वेंसी ही रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन अब हॉरिजॉन्टल पे क्वालिटेटिव कैटेगरी नहीं है बल्कि क्वांटिटेटिव विड्थ आ जाएंगी कि यहाँ पे 5 से लेके 9 तक की विड्थ की जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी 3 है। इसी तरह इसके दरमियान जो बार्स में गैप भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहीं पे जो सेकंड है वो 10 से 9 से स्टार्ट हो जाएगी। एक्चुअली इसके अंदर आपने देखा होगा इसकी जो क्लोजिंग पॉइंट है और दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट है ये 9 के बाद है और वो 10 से पहले है। वो इसलिए क्योंकि हिस्टोग्राम के अंदर प्रिपरेशन के लिए हमने क्लास बाउंड्रीज को यूज किया हुआ है। बेसिकली ये जो विड्थ है वो 4.5 से 9.5 तक है, तो ये 5 से थोड़ी पहले स्टार्ट हुई है और 9 से थोड़ी आगे 9.5 तक है, और इसकी हाइट जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह जो सेकंड क्लास है वो 9.5 से 14.5 तक है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो एक्चुअली 6 थी, और एंड सो ऑन। सो अगर ग्रुप डेटा को हम बार्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें जिसके अंदर हाइट जो होगी वो एक्चुअली फ्रीक्वेंसी होगी और जो विड्थ होगी जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे होगी वो क्लास बाउंड्री होगी, तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम हिस्टोग्राम बोलते हैं और ये क्वांटिटेटिव डेटा की में ही होगी। हिस्टोग्राम क्वालिटेटिव डेटा में नहीं एग्जिस्ट करेगा। अब हिस्टोग्राम में आपके पास ऑप्शन है, जिस तरह बार चार्ट में ऑप्शन है कि हिस्टोग्राम फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे भी बन सकता है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे भी बन सकता है, और ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे है। अगर परसेंटेज में बनाना चाहे तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे भी बन सकता है। सो इट इज अगेन ऑन द रिक्वायरमेंट एंड एज पर द ओपिनियन ऑफ द रिसर्चर। आप तीनों में से कोई भी वैल्यूज यूज कर सकते हैं, बट हिस्टोग्राम उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम कहेंगे जहां पे वर्टिकल एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी होगी और हाइट ऑफ द बार फ्रीक्वेंसी शो करेगा, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे विड्थ होंगी जो कि क्लास बाउंड्रीज से बनाई जाएंगी। हाउ लॉन्ग डज योर टिपिकल वन वे कम्यूट टेक? ये एक केस स्टडी है जो आपको बेसिकली ये बार चार्ट से बता रही है, सॉरी ये आपको हिस्टोग्राम से ही बता रही है, लेकिन इस केस में हिस्टोग्राम की रिप्रेजेंटेशन थोड़ी डिफरेंट है। 15 to 30 मिनट्स, तो इस केस में जो आपके बार्स हैं उनकी विड्थ जो है वो 15 से 30 के दरमियान है। ये एक्चुअली इसी तरह बनाया गया है, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कह लें कि आपकी वाई एक्सिस पे दी गई है, लेकिन एक्चुअली इसको रोटेट किया गया। दिस इज अ हिस्टोग्राम और इसको रोटेट किया गया। तो इस तरह की जो रिप्रेजेंटेशन अक्सर आपने टीवी पे या प्रेजेंटेशंस में देखी होंगी वो थ्रू द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम ही बनाई जाती है। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन हम देखेंगे उसको हम बोलते हैं पॉलीगन। A graph formed by joining the midpoints of the tops of successive bars in a histogram with straight line is called a polygon. पॉलीगन क्या होता है कि अगर आप किसी भी हिस्टोग्राम का के टॉप का मिड पॉइंट, यानी कि यहाँ पे एक क्लास का टॉप है जो फ्रीक्वेंसी का, तो इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे होना चाहिए, इसको आप मार्क कर लें। इसी तरह सेकंड जो आपकी क्लास है उसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे होना चाहिए। इसी तरह जो थर्ड क्लास है इसका मिड पॉइंट कहीं यहाँ पे होना चाहिए, और इसी तरह फोर्थ एंड इसी तरह फिफ्थ।
अगर आप हिस्टोग्राम की हर क्लास के टॉप का मिड पॉइंट मार्क कर लें और उनको ज्वाइन कर लें, तो वो जो लाइन से ड्रॉ होगा चार्ट, उसको हम पॉलीगन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ ये बिल्कुल उसी तरह बनाया गया है कि 0 से स्टार्ट हुआ, ये 5 और 9 के टॉप का मिड पॉइंट है, ये नेक्स्ट क्लास के टॉप का मिड पॉइंट है, ये नेक्स्ट क्लास के टॉप का मिड पॉइंट है। तो अगर ऐसी लाइन की बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन की जा रही है, तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम पॉलीगन बोलते हैं। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ये जो पॉलीगन है, ये किसी भी आपके डेटा के हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को इंटरसेक्ट किया गया। अगर तो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल बेल शेप बन रही है, कि जिस तरह यहाँ पे देख लें हिस्टोग्राम्स नीचे दिए गए हैं और उनके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया हुआ है, बिल्कुल सिमेट्रिकल बिहेवियर है, यानी कि दरमियान से अगर मैं बात करूं, 50% डेटा इस मिड पॉइंट से लेफ्ट पे और 50% डेटा इस मिड पॉइंट के राइट पे है, यानी बिल्कुल सिमेट्रिकल बिहेवियर है। तो इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन को हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। अगर ऐसा कोई केस आ जाए तो इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन वर्किंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स peaked in 2000 but dropped to the lowest level in 30 years in 2010. The table 8 shows the percentage of the population working in each of the 50 states in 2010. These percentage exclude military personnel and self-employed people, और सोर्सेज आपको दी गई हैं। तो ये एक डेटा है जो कि आपको 2010 का डेटा है। बताया ये जा रहा है कि 30 सालों में जो सबसे लोएस्ट जो वर्किंग परसेंट पॉपुलेशन है ना, वो आपका 2010 में है। तो 2010 का यूएसए का 50 स्टेट्स का डेटा लिया गया है और उसको इस फ्रीक्वेंसी की आप कह लें परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये स्टेट्स के नाम है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फॉल करती है। जी, तो ये जो डेटा है एक्चुअली, ये स्टेट्स का डेटा है और ये आपकी 50 स्टेट्स का डेटा है, यूनाइटेड स्टेट्स की 2010 का डेटा है। अब अगर इसमें हमने वही प्रोसीजर अप्लाई करने हो तो हम क्या करेंगे, क्लासेस में फॉल करने के लिए सबसे पहले हम इसमें, अगर इसको हमने ग्रुप फॉर्म में कन्वर्ट करना हो, तो इसमें से हम लोएस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेंगे और हाईएस्ट वैल्यू को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो लोएस्ट वैल्यू आई थिंक 37.2, यस दिस इज द लोएस्ट वैल्यू, एंड हाईएस्ट वैल्यू जो है वो हमारी 51.4, दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू। तो अगर मैंने 6 क्लासेस बना रहे हैं, सॉरी 36.7 भी कोई वैल्यू आ रही है, ये सॉरी दिस इज द लोएस्ट वैल्यू 36.7 और हाईएस्ट वैल्यू 55.8 है, यहाँ पे ये 55.8 वैल्यू है। तो बेसिकली हाईएस्ट वैल्यू और लोएस्ट वैल्यू का डिफरेंस लेंगे और हमने 6 क्लासेस बनानी है, तो अप्रोक्सीमेटली 3.18 आंसर आया और अप्रोक्सीमेटली इसको 3 की आप क्लास कह सकते हैं। अब लोएस्ट से क्लासेस बना लें, यानी लोएस्ट वैल्यू आपकी 36 की है, तो आप 36, 37, 38 पहली क्लास आप चाहें तो राउंड ऑफ करने के लिए 4 की एक क्लास बना सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। तो पहली क्लास आप 36 to 39 बना लें। अगर आपकी क्लासेस की राउंड ऑफ में कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस है तो इससे क्वेश्चन या उसके आंसर्स गलत कभी नहीं होंगे, वो अपने तरह उसी तरह स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स आएंगे जिस तरह आने चाहिए। तो पहली क्लास 4 की बना ली है यहाँ पे और बाकी सारी क्लासेस 3 की हैं। सो 36, 37, 38, 39 इज द फर्स्ट क्लास, 39, 40, 41, 42 और इसको एज फॉलो इस तरह क्लास की डिस्ट्रीब्यूशन होगी। फ्रीक्वेंसी इसको बिल्कुल वैसे ही मेजर की है कि 36 से 39 के दरमियान जितनी वैल्यूज हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो आप इसको अगर देखते जाएंगे तो फ्रीक्वेंसीज जो हमारे पास आई 6, 15, 14, 7, 6, 1, 1,
रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी। इस डेटा की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट हो गई और इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट हो गई। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो इस डेटा का है वो हमने एक बना लिया है। अगर आपको इस तरह का डेटा दिया जाए और रिक्वायर किया जाए कि आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल प्रिपेयर करना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, आपने उसकी क्लास में इसको फॉर्म करना है और उसके बाद आपने उसका एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेनी है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। The administration in a large city wanted to know the distribution of vehicles owned by households in that city. A sample of 40 random selected households from this city produced the following data on the number of vehicles owned. Construct a frequency distribution table for these data using single value classes. एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पे क्लास की वैल्यू क्वेश्चन में खुद दे दी गई है। सिंगल वैल्यू क्लास का मतलब क्या है कि इस केस में क्लास ग्रुप्ड नहीं होगी बल्कि सिंगल वैल्यू होगी। तो एक रैंडम सैंपल सर्वे का ड्रॉ किया गया है कि 40 हाउस होल्ड से डेटा लिया हुआ है कि उनके पास कितनी गाड़ियां हैं। तो ये डेटा है कि पहले हाउस होल्ड ने रिप्लाई किया कि 5 गाड़ियां हैं, फिर एक है, किसी के पास कोई नहीं है और जो भी है। यहाँ पे जो हमारी क्लास की कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है और उसकी वजह क्या है कि क्वेश्चन में दे दिया गया सिंगल वैल्यू क्लास होगी। तो लोएस्ट वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू इज 5। तो 6 क्लासेस बनेंगी, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया गया है कि सिंगल वैल्यू क्लास है। और सिंगल वैल्यू क्लास तभी नॉर्मली बनाई जाती हैं जब लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू के दरमियान इंटरवल इतना ज्यादा ना हो। अगर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 50 होती और लोएस्ट वैल्यू 0 होती तो फिर आपको डेटा को ग्रुप्स ही बनाने पड़ते, क्योंकि इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स ग्रुप बनाने की जरूरत ही नहीं है जब डेटा की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा नहीं है। यहाँ पे सिंगल वैल्यू क्लास बन गई 0 1 2 3 4 5 और उसके बाद एग्जैक्टली उसी तरह फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लिए। 0 2 टाइम आ रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है और हर क्लास की इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी काउंट की जा सकती है, जैसे आप लोगों ने पिछले क्वेश्चंस में देखा है। तो जो रिजल्ट आया है, जीरो क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 2 है, 1 की जो फ्रीक्वेंसी है वो 18 है, 2 की फ्रीक्वेंसी 11 है एंड सो ऑन। जो 5th क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो 2 है। अब अगर इसको बार चार्ट में रिप्रेजेंट करना होता तो इस केस में क्योंकि कैटेगरीज में ग्रुप नहीं है, मतलब आपकी लोअर और अपर बाउंड्री नहीं है, इस तरह की क्लासेस को आप बार की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये ग्रुप डेटा होता, ये डेटा तो एक्चुअली क्वांटिटेटिव है लेकिन ये ग्रुप नहीं है, ये अनग्रुप की फॉर्म में क्वांटिटेटिव डेटा है, तो इस केस में हम इसको बार चार्ट की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो वो भी इसी तरह होगा कि आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 360 से मल्टीप्लाई करना है और एरिया आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद उसको आप शेड करके सर्कल की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो हो सकता है। ये खैर उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये केस स्टडी है जिसमें डेटा लिया हुआ है कि कौन कितने कप एक्चुअली कॉफी पीता है इन अ डे, उसको रिप्रेजेंट किया है। लेकिन इस डेटा को भी एक्चुअली पाई चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। उसके बाद कुछ शेप्स के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा कि अगर तो हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को देखते हुए अगर डेटा की कुछ इस तरह की शेप बन रही है कि आपका जो मिड पॉइंट है उतना ही डेटा इससे पहले है और सेम परसेंटेज ऑफ डेटा बाद में। यहाँ पे नजर आ रहा है कि जितना डेटा इससे पहले है उतना ही मिड पॉइंट के बाद है। तो इस तरह की जो डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं उसको हम सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशंस बोलते हैं या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, और इस तरह के हिस्टोग्राम्स को हम सिमेट्रिकल हिस्टोग्राम बोलते हैं। कि सिमेट्री है, डेटा के मिड पॉइंट से पहले और मिड पॉइंट के बाद एक ही तरह का पैटर्न लाया कर रहा है। इसमें भी आप देख लें कि मिड पॉइंट से पहले और मिड पॉइंट के बाद एक ही तरह का अगर पैटर्न लाया कर रहा है तो इसको हम सिमेट्रिकल डेटा या सिमेट्रिकल हिस्टोग्राम की फॉर्म में तो सिमेट्रिकल हिस्टोग्राम कह सकते हैं। अगर तो डेटा जो है
मिड पॉइंट आपका इसका अब यहाँ पे कहीं बनता होगा, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं बनता होगा। अगर मिड पॉइंट से पहले और मिड पॉइंट के बाद जो डेटा है एक्चुअली वो एक ही बिहेवियर शो नहीं कर रहा, तो इसको हम अनसिमेट्रिकल बिहेवियर कह सकते हैं या अनस्क्यूड स्क्यूड बिहेवियर कह सकते हैं। कि स्क्यूड है डेटा, अब यहाँ पे ना लेफ्ट साइड पे स्क्यूड है। इस हिस्टोग्राम में डेटा ज्यादातर कॉन्सेंट्रेटेड है लास्ट कुछ हिस्टोग्राम में, तो इसको राइट साइड पे स्क्यूड बोल सकते हैं। तो अगर डेटा ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है जहां पे लेफ्ट पे बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ डेटा है, तो इसको हम स्क्यूड कहेंगे डेटा, या राइट पे ज्यादा है और सिमेट्रिकल नहीं है, तो इस तरह के डेटा को हम स्क्यूड बोलते हैं। और इस केस में जो है वो जो है डेटा स्क्यूड है। अगर तो डेटा बिल्कुल एक ही पैटर्न शो कर रहा है, यानी कि हर हिस्टोग्राम इक्वल है, यानी कि हर लेवल पे फ्रीक्वेंसी सेम है, तो इस तरह के डेटा को हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। कि एक ही तरह का पैटर्न थ्रू आउट द डेटा शो हो रहा है, तो इसको हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। तो अभी इस पॉइंट पे ज्यादा बात हम नहीं कर रहे, सिर्फ हम डेटा की जो शेप जनरेट हो रही है थ्रू द प्रिपरेशन ऑफ हिस्टोग्राम या पॉलीगन जो आप प्रिपेयर करेंगे उसकी बेस पे, तो उसकी बेसिस पे डेटा को हम कैसे कॉल करते हैं, सिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और ये उसी की कुछ एग्जांपल है। अब इसको मैं देख के कह सकता हूँ कि ये सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, और ये स्क्यूड है। जो अनसिमेट्रिक था उसको हम स्क्यूड डेटा भी बोलते हैं। ये स्क्यूड है, किसी एक साइड पे स्क्यू हो रहा है। एक और चीज अब हम प्रिपेयर करना सीखेंगे और वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्रिपेयर की थी उसमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दी थी, और परसेंटेज फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की थी जिसके अंदर हमने उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं? A cumulative frequency distribution gives the total number of values that fall below the upper boundary of each class. इस केस में वो ये नहीं बताएगा कि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो ये बताएगा इस क्लास तक की फ्रीक्वेंसी क्या है। यानी कि जो पिछली क्लासेस हैं और इस क्लास तक टोटल फ्रीक्वेंसी फॉल कितनी कर रही है, उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। यानी कि अगर मैं पिछले डेटा से एग्जांपल लूं, तो ये बता रहा है कि 30 से 39 तक की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बता दूं तो वो हर क्लास पे ये बताएगा कि 36 से 42 तक की फ्रीक्वेंसी क्या है, वो इधर तक की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। फिर 36 से 45 तक की फ्रीक्वेंसी क्या है, उसके इस टर्मिनोलॉजी को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। कि वो उस पर्टिकुलर क्लास तक ये बताएगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी फॉल कर रही है। तो फ्रीक्वेंसी जो थी वो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास थी, और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास तक की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है कि इस क्लास तक टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी फॉल कर चुकी है। तो इस बेसिकली बिहेवियर को हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यानी कि अगर ये डेटा है जो आपने पिछले एग्जांपल में देखा था टेबल 6 में, ये कुछ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन थी। अगर मुझे इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी हो तो वो कैसे बनाएंगे? सिंपल क्या है कि हर क्लास में मैं उसकी फ्रीक्वेंसी और पिछली फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दूंगा। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 3 थी तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 3 रहेगी। सेकेंड क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 6 है, तो 6 में मैं पिछली क्लास की भी फ्रीक्वेंसी ऐड कर दूंगा, तो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 9 है। थर्ड क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है, तो इसके अंदर मैं पिछली और उससे पिछली जितनी भी क्लासेस हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ऐड कर दूंगा, तो इस क्लास तक की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 3 + 6 + 8। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो उसकी भी 8 है, तो 3 + 6 + 8 + 8। हमेशा लास्ट क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी। यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी जो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी था वो 30 था, और ये आपका 30 आ गई।
तो कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने बनानी सीखी कि ये बेसिकली एक क्लास की फ्रीक्वेंसी नहीं है, बल्कि उस क्लास तक टोटल फ्रीक्वेंसी है, जिसके लिए हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे बनाते हैं कि जिस क्लास की बात कर रहे हैं उस तक हर क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड कर लेंगे। सेकंड क्लास तक दो क्लासेस आई थी, तो हमने दोनों क्लास की फ्रीक्वेंसी ऐड कर ली। थर्ड क्लास तक तीन क्लासेस फॉल कर रही हैं, तो हमने तीनों क्लासेस की फ्रीक्वेंसी ऐड कर ली, एंड सो ऑन। फिफ्थ क्लास में पांचों क्लासेस की हमने फ्रीक्वेंसी ऐड कर ली है। अब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी उसी तरह टर्मिनोलॉजी हो सकती हैं कि कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी एक टर्मिनोलॉजी हो सकती है। वो क्या हो सकती है कि उस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय द टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि इस केस में जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है 9 है, तो इसको हम 30 जो टोटल फ्रीक्वेंसी है उससे डिवाइड कर देंगे, तो रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर्म कर सकते हैं। और हमेशा लास्ट क्लास की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो 1 होगी। इसी तरह जो आप कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे उसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो परसेंटेज की फॉर्म में आ जाएंगी, और ये इधर यहाँ पे शो किया हुआ है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को टोटल फ्रीक्वेंसी से डिवाइड किया तो इसकी कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई, और मैंने आज जैसे कहा कि लास्ट क्लास की हमेशा कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 होगी, और उसको परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई किया, सो दिस इज द कम्युलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी। ये आपको जो बातें हैं इसलिए बताई गई हैं क्योंकि आखिरी रिप्रेजेंटेशन जो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वो ओगिव है। An ogive is a curve drawn for a cumulative frequency distribution by joining with straight lines the dots marked above the upper boundary of the class at height equal to cumulative frequencies of respective class। यानी कि जो उसकी क्लास है उसके मिड पॉइंट से ले, मतलब उसकी स्टार्ट से लेके हर पॉइंट के स्टार्ट पे आप उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पे मार्क कर दें। पहले हम क्या करते थे, उसका मिड पॉइंट को हम डॉट लगा के ज्वाइन कर लेते थे। इस केस में जहां पे क्लास स्टार्ट होगी और खत्म होगी उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज को अगर हम ज्वाइन कर लें तो इस तरह का कर्व अगर फॉर्म कर रहा है तो इस तरह की रिप्रेजेंटेशन को हम ओगिव बोलेंगे। यानी कि पहले पॉइंट का स्टार्ट जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी से होगा, फिर दूसरी क्लास का जो स्टार्ट है वो उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से होगा, एंड सो ऑन। इस कर्व को हम ओगिव बोलते हैं, और एज वी यूज टू डू, ये ओगिव हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे भी बना सकते हैं, हम ये कम्युलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे भी बना सकते हैं, और हम ये कम्युलेटिव परसेंटेज फ्रीक्वेंसी की बेसिस पे भी बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हमने डेटा को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो देखा, और आई होप के लेक्चर काफी हद तक क्लियर होगा, एंड यू कैन ऑलवेज आस्क मी द क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।